गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले तो आप ये बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मेरी आवाज़, मेरी पिक्चर आप तक पहुंच रही है, इसका रिप्लाई करें। फिर उसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। मधु गुड मॉर्निंग, जाहिद गुड मॉर्निंग, रंजना गुड मॉर्निंग, संगीता गुड मॉर्निंग, धीरज गुड मॉर्निंग, अमित गुड मॉर्निंग। तो आप बताइए जल्दी से कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पूरी क्लियर पहुंच रही है, तो मैं आगे की चीज़ों की शुरुआत करूं। ठीक है, फिर तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ही था कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा। आज का हमारा टॉपिक है वो सीआरपीसी से है, क्योंकि आजकल इस समय हम लोग सीआरपीसी की ही सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। और सीआरपीसी से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहां से आपको प्री और मेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। स्पेशली हमारा जो टारगेट है वो एमपीपीसीएस मेंस की परीक्षा है। लेकिन जहां कहीं भी जिस परीक्षा में मेंस में सीआरपीसी से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है ये बात कि उसमें ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्रम में हम लोग अब अपने टॉपिक पर आते हैं, थोड़ी सी अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए फिर तो थोड़ी सी अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ की ऑनलाइन कोचिंग होती है। ये अनलिमिटेड एक्सेस है सारे कोर्सेज पर, टॉप के एजुकेटर द्वारा पढ़ाया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता रहेगा, लाइव टेस्ट होते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, आंसर राइटिंग सेशन होते रहते हैं। जो कुछ भी एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरत होता है वो सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट इस पर पढ़ाए जाते हैं, तो इस पर सब्जेक्ट सारे के सारे लॉ हैं जो किसी भी स्टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी एक स्टेट को टारगेट नहीं किया जाता है। उसके अलावा मैं बता दूं एक जरूरी चीज, जो कि अनअकैडमी जुडिशियरी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जो कि 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक चलेगा। 18 से 21 जुलाई तक चलेगा। और जो भी इसमें रैंक होल्डर होगा, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको प्राइज भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे या फिर उनमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक हम लोग पा सकते हैं टेस्ट में, उसके लिए ये कुछ एजुकेटर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये एजुकेटर आपको वो सब्जेक्ट बताएंगे और वो क्लास आपको 8 तारीख से ही चलनी शुरू हो जाएगी और जो है कि आगे तक चलेगी, जब तक कि आपका टेस्ट शुरू नहीं हो जाता। तो 8 से 15 के बीच में आपको ये टीचर आएंगे, एजुकेटर आएंगे, आप लाइव क्लास लेंगे, आपको समझाएंगे कि उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, कैसे बनते हैं। तो आप उस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। शेड्यूल में पड़ा होगा मेरा भी क्लास कि वो किस समय मैं क्लास इससे संबंधित लूंगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 तारीख से ही शुरू हो चुका है और 15 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा जिससे कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर पाए। फिलहाल जो है अनअकैडमी पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, और स्पेशल ऑफर ये है कि अगर आप 12 मंथ, 18 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1, 2 और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं, ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफर है, कुछ समय ही रहेगा, फिर उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच, जैसा कि मैंने कहा था कि समय समय पर नए नए बैच शुरू होते रहते हैं, तो ये इसी महीने में यानी जुलाई 7 जुलाई से कल से ये बैच शुरू हो रहा है, जो कि अनिल खन्ना सर और उनकी बाकी की टीम के द्वारा ये चलाया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, मॉक टेस्ट सीरीज भी चलती है, यानी मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट से होंगे? वो मेजर सब्जेक्ट से होते हैं। और कौन से दिन हैं, कौन से टाइम होगा, इसका शेड्यूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये है प्राइसिंग प्लान, मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन एकेडमी पर लेते हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, उसके लिए फी स्ट्रक्चर क्या है। 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक के प्लान उपलब्ध है। और जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी देश में ऑफलाइन कोचिंग है उसके मुकाबले ये फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। तो और इतनी सुविधा है कि भाई आप 1, 3, 6, 12, 18, 24 कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं जो भी आपकी कन्वीनियंस के अनुसार उचित लगे। यहाँ तक कि अगर आप कोई 18 मंथ, 12 मंथ या इस तरीके का प्लान चुनते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट में भी फीस देने की सुविधा है, वो भी किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जो फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, अगर आप उसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं तो ये राय लाइव नाम का रेफरल कोड यूज करेंगे, राय लाइव, तो इस रेफरल कोड को यूज करने पर 10% का डिस्काउंट और भी हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं अनअकैडमी पर। ये अनअकैडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल है जो आप देख रहे हैं और इस पर हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर आते हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी अनअकैडमी का चाहे फ्री लेक्चर हो, फ्री लेक्चर भी होते हैं बहुत सारे, चाहे वो पेड लेक्चर हो, अगर आपको अनलॉक करना है यानी उसको देखना है तो इस कोड का प्रयोग जरूर किया। जब भी आपको चाहे सब्सक्रिप्शन लेना हो चाहे फ्री के लेक्चर देखने हो, ये राय लाइव को यूज जरूर किया। तो श्रीकांत गुड मॉर्निंग, मनीषा गुड मॉर्निंग, अमृत संगीता गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया ही था कि ये लेक्चर जो है वो ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस से संबंधित है। ठीक है, तो जस्ट मिनट में 1 सेकेंड डिस्टर्ब करूंगा आपको और फिर मैं फिर से आ रहा हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने विषय पर। और आज का जो हमारा विषय है, हमारा जो टॉपिक है वो है ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस। डिस्कशन शुरू करते हैं। ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस यानी आरोपों का संयोजन। ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस यानी आरोपों का संयोजन। ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस, ठीक है। ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस यानी आरोपों का संयोजन। इससे संबंधित प्रोविजन अगर एग्जैक्टली कहें तो सेक्शन नंबर 218 से लेके 223 तक मिलेंगे आपको। स्पेशली 222 तक ही हैं, लेकिन कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में 223 भी लिखना पड़ जाता है, इसलिए हमने उसको बता दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि ये ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस का मतलब होता है, आरोपों के संयोजन का मतलब होता है कि जब एक पर्सन कई ऑफेंस करता है तो क्या उस पर्सन ने जितने भी ऑफेंस किए हैं उनका ट्रायल एक साथ कर दिया जाए या हर ऑफेंस के लिए अलग अलग ट्रायल और अलग अलग चार्ज फ्रेम किया जाए। तो जनरल रूल यही कहता है, नहीं, वो ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस से संबंधित नहीं। तो जनरल रूल ये कहता है, जनरल रूल ये कहता है कि भाई हर अलग ऑफेंस के लिए अलग से चार्ज फ्रेम किया जाएगा और उसका ट्रायल भी अलग अलग किया जाएगा, मिला के नहीं किया जाएगा। जनरल रूल यही है। और ये जनरल रूल बताता कौन है? जनरल रूल बताता है सेक्शन 218। सेक्शन 218 जब हम पढ़ते हैं तो ये जनरल रूल बताता है, ठीक है। जनरल रूल बताता है 218। बच्चों के दिमाग में बिल्कुल ये चीज है कि 218 से लेकर 224 तक ये चीजें होती हैं, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकली जो चीज बता रहे हैं, प्रैक्टिकली जो होता है 218 से लेके
2 तक ही है ये, जिसकी चर्चा हम लोग अभी इस लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में 2 भी लिखना पड़ता है, इसलिए हमने 2 को उसमें कहा है। बाकी 2 तो आपको ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के लेक्चर में नहीं लिखने पड़ते हैं। 2 जो है वो अलग से क्वेश्चन कभी प्री में पूछता है, तो उसमें आप उल्लेख उसका कर सकते हैं। तो जनरल रूल बात करता है सेक्शन 218, और क्या जनरल रूल बात करता है कि एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस, every distinct offense there shall be a separate charge and it shall be tried separately। ठीक है ना, ये जनरल रूल। और ये जनरल रूल कहां बताया जा रहा है आपको? तो ये बताया जा रहा है सेक्शन 218 के अंतर्गत, कि ये कह रहा है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए अलग से चार्ज फ्रेम किया जाएगा और उसका ट्रायल भी अलग अलग किया जाएगा। तो ये जनरल रूल है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंडियन लॉ है, और इंडियन लॉ में रूल से ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं, तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग तो यही है कि भाई जितने भी ऑफेंस का चार्ज लगाया जाएगा, हर ऑफेंस का अलग चार्ज होगा और उसका ट्रायल भी अलग अलग किया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जनरल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो ये होता है कि जैसे ए ने एक समय में किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट किया, ठीक है, एक पर्सन ने किसी टाइम किसी को ग्रीवियस हर्ट किया और उसी पर्सन ने थेफ्ट भी किया है। ये दो अलग अलग ऑफेंस हुए, दो भिन्न भिन्न टाइम पे हुए। तो हम जनरल रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ए पर ग्रीवियस हर्ट के लिए अलग से चार्ज फ्रेम होगा और उसका ट्रायल अलग किया जाएगा, और थेफ्ट के लिए उस पर अलग से चार्ज फ्रेम होगा और उसका ट्रायल अलग किया जाएगा। तो ये जनरल रूल कहता है कि सब मिला जुला के उसमें नहीं काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि अलग अलग चार्ज का अलग अलग ऑफेंस का अलग चार्ज होगा और उसका ट्रायल भी अलग अलग किया जाएगा। तो ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए बताया कि आप कभी कभी क्या होता है कि आप होशियार बनने के चक्कर में आप कह देंगे कि नहीं इसमें ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। नहीं, ये एग्जाम्पल जो हमने दिया है इसमें आप यही बताएंगे कि ज्वाइंट ट्रायल नहीं हो सकता। चलिए हम आगे बताते हैं और बाकी चीजों को भी क्लियर कर देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इस टॉपिक से लेके आपको न रह जाए। शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जनरल रूल रहा, और जनरल रूल आप जानते ही हैं कि कुछ देर तक ही टिक पा रहा है। इसके बाद आ जाते हैं इसके एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस को रटना नहीं है आपको, उसके एक्सेप्शन को समझना है। यानी जो बात अभी हम लोगों ने की कि भाई प्रत्येक ऑफेंस के लिए अलग चार्ज होगा और उसका ट्रायल भी अलग होगा, तो ये चीज जो है इस जनरल रूल के एक्सेप्शन ज्यादा है। हम आगे एक्सेप्शन की ही चर्चा करेंगे, और एक्सेप्शन क्या कहता है? पहली, on the application of accused, कहने का मतलब ये है, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको इसे देख, on the application of accused, माने पहला एक्सेप्शन ये हो गया कि अगर एक्यूज्ड खुद ही एप्लीकेशन दे कि हमारे ऊपर जितने भी चार्ज लगाए गए हैं, जितने ऑफेंसेस के चार्ज लगाए गए हैं, उसको एक ही साथ हुजूर
चार्ज फ्रेम कर दीजिए और उसका ट्रायल एक ही साथ कर लीजिए, बवाल एक ही बार में खत्म कर लीजिए, समझे ना। तो अगर वो खुद ही एप्लीकेशन देता है, यानी अभियुक्त तो स्वयं आवेदन देता है, तो एक चीज और, ये कहां है, ये है सेक्शन 218 में ही है, उसका प्रोविजो है, उसका प्रोविजो है कि अगर एक्यूज ही एप्लीकेशन देता है, ये है क्यों, क्योंकि एक्यूज पे बुरा असर न पड़े, और एक्यूज खुद ही एप्लीकेशन देता है, और कोर्ट को भी ये लगता है कि अगर इसके अगेंस्ट जितने भी ऑफेंस हैं इनका ट्रायल हम एक साथ कर देंगे तो इससे एक्यूज को खुद को डिफेंड करने में कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, खुद को डिफेंड करने में उसको कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, तो वो अलाउ कर सकता है कि इनके ऊपर जितने भी चार्ज लगाए गए हैं उनका ट्रायल एक साथ कर दिया जाए। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है जो कि 218 में ही है। जनरल रूल भी 218 में और उसके साथ एक्सेप्शन भी 218 में ही। चलिए अब दूसरे एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए यही एक्सेप्शन नहीं है, इसके कई एक्सेप्शन, और जितने भी एक्सेप्शन हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं जो थोड़े टेक्निकल हैं, तो उनको समझना और समझाना पड़ेगा एग्जाम्पल के थ्रू। दूसरा एक्सेप्शन क्या कहता है, 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड, 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड, 3 offenses of same kind within a year may be within a year may be charged together, may be charged together। ठीक है, ये कह रहा है कि 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ए ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग नहीं बन पा रही है, इसमें नहीं लिखा पा रहा है। बात समझिएगा कि यदि एक ही किस्म के एक ही वर्ष में 3 से अनधिक अपराधों का विचारण एक साथ किया जा सकता है। हमने क्या कहा, एक ही वर्ष में एक ही किस्म में 3 से अनधिक अपराधों का विचारण एक साथ किया जा सकता है, यही है इसका दूसरा एक्सेप्शन। ये कहां बताया गया है, सेक्शन 219 में। अब इसको हम समझेंगे। सेक्शन 219 कहता है कि लेकिन अगर एक्यूज ने 1 साल के भीतर एक ही तरह के 3 अपराध किए हैं तो ऐसी स्थिति में उसका ट्रायल, उसके ऊपर लगाया गया जो चार्ज है वो साथ में चार्ज लगाया जा सकता है और उसका ट्रायल भी किया जा सकता है। आपको और तो बोल रहा हूं ना बेटा, हम हिंदी में बोल तो रहे हैं ना, हम तो बोल ही रहे हैं कि 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ए ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। इसका मतलब ये हो गया एक ही वर्ष में एक ही किस्म में 3 से अनधिक अपराधों का विचारण। ठीक है, तो वो हो सकता है साथ में, हमने सारी बातें हिंदी में बोल रहे हैं। तो अब बात आती है कि सच में ऐसा है क्या। हाँ, तो ये जब एक साथ 3 ऑफेंसेस की बात है तो उसमें ये कंडीशन फुलफिल होगी तब तो उनका ट्रायल एक साथ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना होगा, कंडीशंस हैं कि उसके लिए सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस होने चाहिए, सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस होने चाहिए, सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस होना चाहिए। तो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस होने चाहिए मतलब एक ही किस्म के अपराध होने चाहिए। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या इसमें देख रहे हैं आप, विद इन ए ईयर, विद इन ए ईयर, 1 साल के भीतर किए गए हों। और तीसरी चीज, नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3, 3 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये तीनों चीजें एसेंशियल, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यानी एक पर्सन पर एक साथ एक से अधिक ऑफेंसेस का चार्ज एक साथ लगाया जा सकता है, उनका ट्रायल एक साथ हो सकता है। ये बात 219 बताती है।
लेकिन क्या शर्त लगा देती है कि वो तभी जब वो सारे ऑफेंसेस जो हैं सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस हैं, विद इन ए ईयर है, यानी 1 साल के भीतर किए गए हों, और तीसरी चीज कि 3 से अधिक नहीं। मतलब 50 ऑफेंस अगर वो एक ही साल में कर देगा तो उनका ट्रायल करने की अनुमति 219 तो नहीं देता कम से कम। अब ये भी आता है बात की, ठीक है भाई, सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस है, विद इन ए ईयर है, नॉट मोर देन 3 है, तो इतना तो बात समझ में सभी को आ रही होगी कि विद इन ए ईयर का मतलब 1 साल यानी 12 महीनों के भीतर हो किया गया। नॉट मोर देन 3 का मतलब यही हो गया कि 3 से अधिक होने चाहिए, 3 तक हो सकते हैं। ये सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस क्या है? तो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस क्या है? सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस, सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस क्या है? इसके लिए आपको सेक्शन नंबर 19 का ही क्लास नंबर 2 पढ़ना पड़ता है, और यह बताता है सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस का मतलब सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब जिसमें दंड की समान मात्रा होगी वो क्या कहलाएंगे? सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस, यानी एक ही किस्म के अपराध का। बात क्लियर है ना भाई? एक ही किस्म के अपराध होने तो चाहिए, तो एक ही किस्म का अपराध आखिर है? एक ही किस्म का अपराध हम उस अपराध को कहते हैं जो सेम पनिशमेंट, सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट से पनिशेबल है। यानी एक अपराध जो किया उसमें भी पनिशमेंट उतना ही, दूसरा अपराध जो किया उसमें भी पनिशमेंट उतना ही, तो सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए। और उतना ही नहीं, अंडर सेम सेक्शन, अंडर सेम सेक्शन, यानी कि एक ही धारा के अधीन दंडनीय होने चाहिए और उनमें दंड की मात्रा भी समान होनी चाहिए। तो जब ऐसा है तो हम मानेंगे कि वो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस है, तो वो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस है। मैं थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूं। हाँ संगीता, बहुत अच्छी। तो ना सेम सेक्शन होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये भी थोड़ा सा देखना है हमको। ये प्री में देखिए, मेंस में तो आप लिख देंगे समझे या ना समझे, प्री के लिए ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका भी प्रोविजन ये कहता है कि थेफ्ट जो सेक्शन 379 में है और थेफ्ट जो सेक्शन 380 में है, ये सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस कौन से होंगे? सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस वो होंगे जो अंडर सेम सेक्शन सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट से पनिशेबल होंगे। लेकिन प्रोविजो हम क्या कह रहे हैं? प्रोविजो हम कह रहे हैं कि लेकिन थेफ्ट 379 और सेक्शन 380 ये दोनों सेम काइंड ऑफ ऑफेंस होंगे, जबकि न तो सेम सेक्शन है और न ही सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। क्लियर है ना बात? कि देखिए, इसमें 379 में 3 साल की पनिशमेंट, 380 में 7 साल तक की पनिशमेंट। तो ये सेम सेक्शन भी नहीं है, सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस सेक्शन के पर्पज के लिए वो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस माने जाएंगे। और एक पर्सन ने एक समय में अगर 379 के अंतर्गत ऑफेंस किया, 2 महीने बाद 380 के अंतर्गत ऑफेंस किया, तो उसको माना जाएगा कि वो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस है और उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे ऑफेंसेस का अटेम्प्ट भी सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस होगा। समझे ना? फिर से मैं रिपीट करता हूं। सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस का मतलब सेम अमाउंट सेम सेक्शन, लेकिन 379 के अंतर्गत 380 के अंतर्गत जो थेफ्ट का ऑफेंस है वो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस ही माने जाएंगे, क्योंकि बेयर में ऐसा लिखा है। भले ही उस सेम सेक्शन नहीं है, सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट नहीं है। इसी तरीके से थेफ्ट का अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, यानी कि उस ऑफेंस का करना और उस ऑफेंस का अटेम्प्ट करना सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस ही माना जाएगा, भले ही पनिशमेंट की मात्रा में अंतर। 1 मिनट।
अब देखिए, अभी इस बार का देख लेते हैं ना, ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी तब ना दूसरा वैकेंसी आएगा, है ना, ये पूरी हो जाएगी तब आएगा। हाँ संगीता, बहुत बढ़िया तुम नोट्स बनाती हो। तो यहां तक बात क्लियर है कि मतलब सेक्शन 219 जो है वो एक्सेप्शन नंबर 2 के रूप में हमने देखा कि अगर कोई पर्सन 1 साल के भीतर सेम एक ही तरह के अपराध अगर वो करता है, 3 से अधिक अपराध, तो उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन रहा। उसके बाद अगला एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगला एक्सेप्शन, और अगला एक्सेप्शन है एक्सेप्शन नंबर 3। एक्सेप्शन नंबर 3, offenses committed in course of same transaction, committed in the course of same transaction। ठीक है, committed offenses committed in the course of same transaction, ये बात आपको सेक्शन नंबर 220 के क्लास नंबर 1 में बताई गई। कौन सा वाला पॉइंट संगीता, कौन सा वाला पॉइंट बता दीजिए तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब क्या हम एक अगले एक्सेप्शन की तरफ आते हैं, और अगला एक्सेप्शन क्या आता है, ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ही समव्यवहार के अधीन किए जाने वाले अपराध। जब एक ही ट्रांजैक्शन के अंतर्गत एक अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन सारे ऑफेंसेस का ट्रायल एक साथ किया जा सकता है, उन सारे ऑफेंसेस का चार्ज एक साथ फ्रेम किया जा सकता है। बता देता हूं फिर से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम लोग इस बात को समझें, ये तीसरा एक्सेप्शन है हम लोग। जैसे एक पर्सन है और उसने सोचा था कि हम जो है किसी के यहां जाके रॉबरी करेंगे। रॉबरी करने का दिमाग में था इसके, रॉबरी करने के पर्पज के लिए उसने सोचा कि एक कार का जुगाड़ किया जाए, और उसने एक कार चोरी की। ठीक, कार चोरी करने के बाद इसने बी को उस काम को करने के लिए इंस्टिगेट किया कि चलो यार बहुत माल है उसके घर में और लूट के हम लोग लाते हैं। बी को उसने इंस्टिगेट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बी को इंस्टिगेट करने के बाद वो उसके घर में घुसा, यानी उसने क्या किया, ट्रेसपास किया, हाउस ट्रेसपास किया, उसके घर में घुसा। घर में घुसने के बाद उसने क्या किया, उसने जो सी नाम का एक व्यक्ति था जो घर में था उसको धमकाया। ठीक, उसके बाद धमकाने के बाद उसने घर का कुछ सामान था उसको तोड़ दिया। फिर उस घर से वो सामान, यानी कि उसने रॉबरी की, सामान लेके गए। अब आप ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, एक ट्रांजैक्शन में हो रही हैं। यानी इस पर्सन को रॉबरी करना था और रॉबरी करने के पर्पज से इसने कार चुराई। कार चुराना अपराध है, और अपराध आप जानते हैं कि उसने किया कार चुराने का। उसी ट्रांजैक्शन में उसने बी को इंस्टिगेट किया, एबेटमेंट किया। वो एबेटमेंट भी ऑफेंस है, उसने एक ऑफेंस यहां भी कर दिया। उसी दौरान जब वो घर में घुसे लूट करने के लिए तो हाउस ट्रेसपास भी एक ऑफेंस बनता है, उसने भी किया। फिर उसके बाद घर में एक आदमी था जो विरोध कर रहा था, उसको उसने धमकाया कि अगर तुमने हमको लूट करने में डिस्टर्ब किया तो तुमको हम गोली मार देंगे, ये भी ऑफेंस हो गया। उसके अलावा जो है वहां कुछ सामान पड़े थे उनको उन्होंने तोड़ दिया, मिस्चीफ का ऑफेंस किया, रिस्ट्री का ऑफेंस किया, और फिर उसके बाद रॉबरी की। इस पर्सन पर देख रहे हैं ना, एक ही ट्रांजैक्शन में इतने सारे ऑफेंसेस ने कर दिए। अब इतने सारे ऑफेंस कर दिए तो जनरल रूल अगर हम लोग लागू यहां करेंगे तो इसका मतलब है उस पर्सन पर हर उस ऑफेंस के लिए अलग से चार्ज फ्रेम होगा और उसका ट्रायल भी अलग अलग किया जाएगा।
लेकिन यहां ये 220 का पहला क्लास ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने एक ही ट्रांजैक्शन में इस तरीके से बहुत सारे ऑफेंसेस किए हैं तो उनका चार्ज एक साथ लगाया जा सकता है और उनका ट्रायल भी एक साथ हो सकता है। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई हो। ठीक है, आगे बढ़े फिर। अगली चीज यानी फोर्थ एक्सेप्शन। ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल breach of trust offenses of criminal breach of trust are honest misappropriation of property or dishonest misappropriation of property offenses of criminal breach of trust और dishonest misappropriation of property। ये भी सेक्शन 220 के क्लास नंबर 2 में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि उस सीरीज में आता है इसलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जो आपराधिक न्यास भंग या संपत्ति के दुर्विनियोग से संबंधित जितने भी अपराध हैं, एक से अधिक अपराध एक ही पर्सन ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कई बार किया, किसी पर्सन ने मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस कई बार किया, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो ऑफेंस है, कितने भी ऑफेंस उसने किए हों या उस ऑफेंस को उसने आसान बनाया हो, उस ऑफेंस को करने में मदद किया हो, तो उसमें किसी भी तरीके से अगर उसने ऑफेंस किया है तो वो सारे ऑफेंसेस के चार्ज एक साथ लगाए जा सकते हैं और उनका ट्रायल भी एक साथ हो सकता है। तो ये 220 का क्लास नंबर 2 का आता है। इसको बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं, अगला एक्सेप्शन देख ले। और अगला एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन नंबर 4 होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्शन नंबर 4। और एक्सेप्शन नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है सेम एक्ट falling under the different definition of offenses, under the different definition of offenses। ठीक है, सेम एक्ट फॉलिंग अंडर डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। ये बात आती है, एक बार 200 अगर बेयर हो हाथ में तो एक बार 220 का क्लास नंबर 3 पढ़ के देख लीजिए, सेक्शन 220 का क्लास नंबर 3। ये बहुत समझना जरूरी है। इसके आगे के क्लास जो है ना, इजी नहीं है। इसके आगे के क्लास को आपको दिमाग से लगा के समझना पड़ेगा और उसी को मैं कोशिश करता हूं समझाने की। पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूं। जैसे कि होता यह है कि कभी कभी हम ऑफेंस एक करते हैं, यानी एक्ट एक करते हैं, और वो ए सिंगल एक्ट ला के डिफरेंट ऑफेंसेस को कवर करता है। हमने किया एक ही है, लेकिन वो क्या करता है, वो एक से अधिक ऑफेंसेस के डिफिनीशन को कवर करता है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किसी एक ही के लिए चार्ज फ्रेम किया जाएगा और उसका ट्रायल होगा, या जितने ऑफेंसेस को, जितने डिफिनीशन को वो ऑफेंसेस के डिफिनीशन में वो कवर करता है, उन सारे डिफिनीशन को और सारे ऑफेंसेस को एक साथ जुड़ के चार्ज फ्रेम किया जाए। हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया, ये किया जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी क्या, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे एक पर्सन है, एक मान लीजिए महिला है, और उसने अपने बच्चे को ले जाके
वो अपने बच्चे को ले जाके जंगल में छोड़ देती है, जंगल में छोड़ देती है, छोड़ देने का इंटेंशन से वो जंगल में ले जाके छोड़ देती है। इस बच्चे को शेर खा जाता है, इस बच्चे को शेर खा जाता है। महिला ने जो एक्ट किया है, महिला ने जो एक्ट किया है कि एक महिला है और वो अपने बच्चे को ले जाके जंगल में छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? ताकि उसको छोड़ दे, बच्चे से मुक्ति पाले, और उस बच्चे को शेर खा जाता है। इसका ये एक्ट जो है, वो एक्ट आईपीसी के सेक्शन 317 के अंतर्गत भी ऑफेंस है, सेक्शन 317 के अंतर्गत भी ऑफेंस है, क्योंकि कहा रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी बच्चे को, जिसका वो माता पिता है या उसका गार्जियन है, छोड़ देने के आशय से, डिजर्शन के आशय से वो किसी ले जाके ऐसे स्थान पर छोड़ देगा जहां उसकी जान को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में वो 317 के लिए उत्तरदायी होगा। ये सेक्शन है। सिर खा जाता है, उसमें सेक्शन 304 भी लग जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड का भी। माने उस महिला का एक एक्ट है, वो एक्ट 317 के अंतर्गत भी आता है और 304 के अंतर्गत भी आता है। तो ये एक्सेप्शन यही कहता है कि सेम एक्ट फॉलिंग अंडर द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस, सेम एक्ट है और वो डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस के कैटेगरी में आता है। तो क्या होगा उसमें? उसमें ये होगा कि 317 हो और 304 हो, इन दोनों का चार्ज एक साथ लगाया जा सकता है, उसका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चार्ज भी एक साथ लगाया जा सकता है और उसका ट्रायल भी एक साथ किया जा सकता है, क्योंकि एक्ट सेम है और डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस को कवर करता है। अगले एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम हम लोगों का कम होता जा रहा है लगातार। अगले एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला एक्सेप्शन है एक्सेप्शन नंबर 5 होना चाहिए। एक्सेप्शन है एक्ट फार्मिंग एन ऑफेंस, एक्ट फार्मिंग एन ऑफेंस also constituting different offense, ठीक है। ये होगा सेक्शन 220 के क्लास नंबर 4 में, 220 के क्लास नंबर 4 में। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा इसको और एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। ये थोड़ा कठिन एग्जाम्पल हो गया। ये तो आपने देख लिया कि उसमें आता है। देखिए एक एग्जाम्पल और इसमें दे देते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे ए ने बी को लाठी से मारा, लाठी से बी को मारा, ठीक है ना, चोट पहुंचाई इसको। तो लाठी से चोट जब पहुंचाई तो इसके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 323 के अंतर्गत मामला आएगा। 323 यानी उसने हर्ट किया, माने उपहति पहुंचाई, और उसका सेम एक्ट जो है वो सेक्शन 352 के अंतर्गत भी आएगा, ठीक है ना। 352 के अंतर्गत भी आएगा। यानी उसका लाठी से मारना सिंगल एक्ट है, और वो सिंगल एक्ट 323 यानी कि काजिंग हर्ट यानी कि उपहति कारित करने के भी ऑफेंस को कवर करता है, और उसी का वही एक्ट जो है क्रिमिनल फोर्स के भी को भी कवर करता है। यानी उसने उपहति भी कारित की है, और अगर धारा 352 पढ़ेंगे तो उसने क्रिमिनल फोर्स का भी यूज किया है। तो अब ये सिंगल एक्ट है जिसके लिए ये भी सेक्शन कवर करता है, ये भी करता है, डिफरेंट डेफिनेशन में आते हैं। तो उन दोनों का या एक से अधिक और भी आते हैं, उन सबका चार्ज एक साथ लगाया जा सकता है, उनका विचारण भी किया जा सकता है। अब हम अगला देखते हैं, एक्ट फार्मिंग एन ऑफेंस आल्सो कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट ऑफेंस। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक्ट ऑफेंस है
लेकिन वो किसी और से मिलके कोई अन्य ऑफेंस भी बन जाता है, तो उन सारे ऑफेंसेस का ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूं, क्योंकि टाइम हम लोगों का लगभग खत्म हो रहा है। जैसे मान लीजिए थेफ्ट, थेफ्ट एक ऑफेंस है, और हर्ट ये भी एक ऑफेंस है। थेफ्ट भी एक ऑफेंस है, हर्ट भी एक ऑफेंस है। और अगर दोनों जुड़ जाए, यानी थेफ्ट करने में किसी पर्सन ने हर्ट कर दिया, थेफ्ट करने में उस थेफ्ट के पर्पस के लिए किसी ने चोट पहुंचा दी, तब ये क्या बन जाता है? रॉबरी। तो ये धारा यानी 220 का क्लास नंबर 4 ये कहता है कि जब कोई एक्ट स्वयं में ऑफेंस हो और किसी अन्य के साथ मिलकर कोई अन्य ऑफेंस बनाता है, तब ऐसी स्थिति में उन तीनों ही ऑफेंसेस का, यानी थेफ्ट के लिए मान लीजिए थेफ्ट का एक सेक्शन लग जाएगा, हर्ट का एक सेक्शन लग जाएगा, और इसी तरीके से रॉबरी का भी सेक्शन लग जाएगा। यानी तीनों ऑफेंसेस का एक साथ चार्ज लगाया जा सकता है और उनका ट्रायल भी एक साथ किया जा सकता है। ठीक बात। उसमें हमने लिखा है एक्ट फार्मिंग एन ऑफेंस आल्सो कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट ऑफेंस, यानी कई कार्यों से गठित अपराध जब कोई भिन्न अपराध का निर्माण करता है, कई कार्यों से गठित अपराध जो एक भिन्न अपराध का निर्माण करता है, तो भी उन सारे अपराधों का एक साथ चार्ज लगाया जा सकता है, उनका विचारण भी एक साथ किया जा सकता है। उसके बाद कर लेते हैं एक्सेप्शन नंबर 6। एक्सेप्शन नंबर 6, और एक्सेप्शन नंबर 6 कहता है वेयर इट इज डाउटफुल, वेयर इट इज डाउटफुल what offenses has been committed, जहां यह संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है, तब क्या होगा? भाई डाउट है, वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जहां यह संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया, तब क्या होगा? ये बात कहां बताई गई है? ये सेक्शन नंबर 221 में बताई गई। सेक्शन 221 में यह बात बताया गया कि जहां संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया, तो वहां अपराध के संबंध में क्या स्थिति। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल जल्दी से लेके आप लोगों को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक पर्सन है, इसके पोजीशन में एक प्रॉपर्टी पाई जाती, अब ये डाउट है कि पता नहीं उस प्रॉपर्टी के संबंध में उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, का ऑफेंस किया है, या उस प्रॉपर्टी का थेफ्ट किया है, या जानते हुए कि थेफ्ट की प्रॉपर्टी है उसको रिसीव किया है, या उस प्रॉपर्टी को छिपाया है। मतलब ये बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। किसी भी पर्सन के पोजीशन में प्रॉपर्टी पाई जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि उस प्रॉपर्टी के संबंध में उसने कैसा ऑफेंस किया है? पता नहीं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है उसने, या मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है उसने, या ये चुरा के खुद ही लाया है, या कोई पर्सन चुरा के लाया था और उसको जानते हुए उसने रिसीव किया है, इसने जानते हुए उसको छिपाया है। तो ये डाउट है कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है, ये क्लियर नहीं है। तब जितने ऑफेंसेस पर डाउट है इसमें से उन्हें कोई ऑफेंस किया जरूर है, तो जितने ऑफेंसेस पर डाउट है सारे ऑफेंसेस का चार्ज एक साथ लगाया जा सकता है और उसका ट्रायल भी एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, ये भी हो गया। और जल्दी से एक बात और बता देते हैं।
ये हो जाएगा एक्सेप्शन नंबर 7। एक्सेप्शन नंबर 7 ये कहता है सर्टेन पर्सन may be charged jointly, ठीक है। सेक्शन 223, देखिए ये सेक्शन आप 223 खोल के देख लीजिएगा। इसमें उधर आप लोगों ने देखा था तो वहां ज्वाइंडर ऑफ ऑफेंसेस था। 223 के अंतर्गत ज्वाइंडर ऑफ पर्सन, ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड है, ठीक है ना। तो ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड यानी ज्वाइंडर ऑफ पर्सन कब हो सकता है, उसकी बात 223 करता है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनका साथ में ट्रायल किया जा सकता है। बाकी सारी चीजों का डिस्कशन हमने कर लिया है और मेरे पास चूंकि अब समय बिल्कुल नहीं है ना, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता। आप लोग जानते ही हैं कि मेरा तुरंत इसके बाद क्लास है अगला, तो इसलिए मुझे अब यहीं पे स्टॉप करना पड़ रहा है। इसको आप जरूर दोबारा सुन लीजिएगा कि अगर कहीं कोई डाउट रहा होगा तो उसको बना लीजिएगा नोट्स। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री की परीक्षाएं हो चाहे मेंस की परीक्षा हो। सीआरपीसी है अगर सिलेबस में तो ये इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि मैंने आसान लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो फिर ठीक है, आज यहीं स्टॉप करते हैं, फिर कल 9 बजे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।